भी सिद्ध कर लिया है, पहले दिया हुआ था और ये इसके बराबर है, इसका मतलब आपस में दोनों बराबर है। तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बेच में हम लोग समझ रहे हैं प्रमेय 6.3 और 6.3 को हम लोग कहते हैं ए प्रमेय। तो ए प्रमेय ये क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम पढ़ चुके हैं। सवाल को पढ़ने का प्रयास करें। कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए यह त्रिभुज समरूप होता है। तो इस तरह के त्रिभुज को आप क्या करोगे, जैसे कि देखो जरा सा एक त्रिभुज बना लेनी है, एक त्रिभुज बना लेनी है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक दूसरा त्रिभुज बना लेनी है। और बनाने के बाद आपको लिखना क्या है, यहाँ देखने का प्रयास करो। लिखेंगे दिया है, दिया है। अब दिया क्या है, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो दिया ये है, लाल वाला मार्कर से लिख दे रहे हैं। चलो देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या रे डी एफ। डी एफ में क्या दिया है बच्चे कि एंगल देखो जरा सा, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे क्या, एंगल देखो बच्चे, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल क्या है, एंगल ई है। और एंगल सी जो एंगल सी एंगल किसके बराबर है, एफ के। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा बच्चे, ये दिया गया है और तुम्हें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, देखो इसका संगत भुजा इसके अनुपात में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए डी अब बटे क्या हो जाएगा, डी ई। क्या रे, डी ई। और ए सी बटे क्या बच्चे, डी एफ। और देखो बी सी बटे ई एफ। ये तुम्हें सिद्ध करना है। अब हमें क्या करना है, रचना करना है, रचना। तो रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ए बी यहाँ लिखना है, मिस्टेक से डी लिखा गया है, यहाँ सुधार लेंगे ए बी। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे, अब हम लोगों को क्या करना है कि इस त्रिभुज के बराबर इस त्रिभुज में एक नया त्रिभुज का रचना कर देना है। कोई दिक्कत को बच्चा को है ना? इस चीजों को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इस चीजों को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के बराबर त्रिभुज, देखो जरा सा, त्रिभुज डी पी क्यू, क्या रे, डी पी क्यू की रचना किया है ना, जिसमें क्या किए हैं, बिंदु, अच्छा इसे लिख देंगे ए बी के बराबर डीपी, एपी के बराबर डीपी और एसी के बराबर क्या, डी क्यू खींचा, डी क्यू है। एसी के बराबर डी क्यू भुजा खींचा, अब देखो तो क्या लिखेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी ई। समझ में आ रहा है? और तो ये भी लिख सकते हो कि पी को क्यू से मिलाया, मतलब कि जितना हो सके उतना लिख सकते हो, और नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी क्यू। को बच्चा को दिक्कत। अब देखो और बीच का देखो, बीच का एंगल क्या है, बराबर है ना बच्चे, बीच का एंगल क्या है बराबर। इतना किया इसको छोड़ देना है, इतना किया तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी, ये डी है, डी पी क्यू में। अब देखो ए बी बराबर है किसके, डी पी के, यहाँ लिख दिए हैं, और ए सी बराबर डी क्यू के है, तो इसको जस्ट का तस उतार दो। ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर क्या बच्चे, डी क्यू। को दिक्कत। और देखो इसका संगत कोण, ये कोण बराबर है ना, तो एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल। अब देखो क्या हो गया बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब देख रहे हैं क्या, देखो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि दो गो भुजा अब बीच का कोण आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ए समरूपता प्रमेय से क्या हो जाता है, त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सॉरी एस ए एस मतलब दो गो भुजा और बीच का कोण है ना, ये बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। तो लिखेंगे इसीलिए एस ए एस समता नियम से देखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम का इसे चित्र देना है, और क्या हो जाएगा, डीपी क्यू के। यहां तक में कोई बच्चा को दिक्कत, मैं हट जा रहा हूं, देखने का प्रयास करो, है ना। अब ये जब सर्वांग सम है बच्चे, तो एक बात बताओ, अब ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम कर चुके हैं, ये सर्वांग सम ये हो गया बच्चे, सर्वांग सम हो गया, तो सर्वांग सम ऐसे करने दो, क्या दिक्कत जाता है, ये सर्वांग सम हो गया तो क्या हो जाएगा कि इसका ये कोण बराबर हो जाएगा। चलो देखो, तो इसीलिए एंगल जो है बी जो हो जाएगा, एंगल किसके, पी के, और बी पहले से ई के बराबर, बी पहले से ई के बराबर है, इसका मतलब पी ई के बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर है और अभी हम सिद्ध कर दिए कि ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है कब, जबकि ये भुजा समानांतर, अब ये दोनों जैसे बराबर हुआ तो ये दोनों भुजा क्या हो गया, समानांतर नहीं हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे। अब देखो जरा सा, एंगल P बराबर एंगल E, इसीलिए बच्चे क्या हो जाएंगे कि पी क्यू समानांतर किसके हो जाएगा, EF के, EF के हो जाएगा बच्चे। अब EF के हो गया तो अब थेल्स प्रमेय लगेगा, थेल्स का इनवर्स लगेगा। जब ये दोनों समानांतर हो गया तो ये बटा ये बटा ये लगेगा ना। तो चलो देखो, जब यहाँ छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करें, देखो बच्चे यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ आओगे तू लोग, लिखोगे क्या, थेल्स के विलोम से, कोई बच्चा को दिक्कत। अब थेल्स के विलोम से क्या कहेगा, तू लोग बोलो कि डीपी बटे, बोलो डीपी बटे ईपी। अब देखो जरा सा क्या हो जाएगा, डी क्यू बटे क्या हो जाएगा बच्चे, एफ क्यू होगा ना बच्चे, एफ क्यू। यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखो थेल्स ये कहता, थेल्स का विलोम कि आप छोटे के छोटे से अनुपात ले सकते हो और छोटे के बड़े से भी अनुपात ले सकते हो। बनाए थे ऐसा सवाल, तो देखो जरा सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी पी बटे क्या हो जाएगा, डी पी बटे डी होगा बच्चे, डी बराबर देखो डी क्यू, क्या बच्चे, डी क्यू बटे क्या हो जाएगा, डी एफ भी हो जाएगा, डी एफ। अब यहां समझने का प्रयास करो, समझ रहे हो। अब देखो
डीपी, यहाँ देखो, यहाँ देखने का प्रयास करो, डीपी का मान क्या है, ये भी है, और डीक्यू का मान देखो, डीक्यू का मान क्या है, एसी है, तो यहाँ बैठा देंगे, हाँ कोई दिक्कत, चलो। तो यहाँ अगर तू इसको कर दे समीकरण 1 और समीकरण इसको 2, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है, ताकि पता चल जाएगा कि कहां से कौन आया है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, कोई दिक्कत, यहाँ रख दो, डीपी के जगह पर क्या रखेगा, ए बी या बटे डीई, और डीक्यू के जगह पर क्या रखेगा, ए सी या बटे, कोई बच्चा को दिक्कत यहां तक है। अब देखो जरा सा कि जो जो सिद्ध करना था तुम्हें वो आधा मिल गया है, डी ए बी या बटे डी मिल गया, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ मिल गया। अब देखो क्या मिलना है ना। तो अब जरा सा देखो, समझने का प्रयास करो, तुम लोग समझ रहे हो क्या। तो लिखेंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखो ए बी बटे डी है ना बच्चे, है ना, और ए सी बटे डी एफ है ना बच्चे। तो अब उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ई एम। अब देखो जरा सा, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखने का प्रयास करोगे, तो उसी प्रकार यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, कहां से, चलो देखो। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो, तो अब देखो बच्चे, ये दोनों क्या है, ये और ये समरूप है, ये और ये क्या है, समरूप है। तो अब हम लिख सकते हैं उसी प्रकार ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, अब बराबर लिख सकते हैं क्या, ये बटे ये, क्या लिख देंगे, बी सी बटे ई एफ, कहानी खत्म, कोई दिक्कत। कितना आसान है आसान या नहीं। अब कुछ बच्चे को ये समझ में आया होगा कि सर आप ये बटे तो ये चलो यहाँ तक लिख दिया, ये बटे ये डायरेक्ट नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका मान बैठा है ना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। चलो देखो, अब तो कहेगा कि ये बटे ये क्यों लिख दिए, समझने वाली बात है ये, है ना, डायरेक्ट आप कैसे लिख दिए। तो चलो बच्चे, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर न है, तो ये भी नहीं इसके बराबर हो जाएगा और ये भी नहीं इसके बराबर हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया कि ये ए प्रमेय से क्या हो गया, ए प्रमेय से क्या हो गया, ये समरूप हो गया त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं, अनुपात में होते हैं। तो इसलिए ये बटे ये और ये बटे ये और ये बटे ये, तो यहाँ लिख दिए वही चीज, है ना। तो इसी को लिखेंगे, अब सिद्ध हुआ, इसलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी क्या हो गए, समरूप हो गए किसके, त्रिभुज डी एफ के। अब जब समरूप है तो संगत भुजा सर जी होगा, अनुपात में नहीं होगा ना, इसीलिए ये लिखे। अब समझ में आया, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। चलिए